यूट्यूब चैनल। तो दोस्त, एक और लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सिंपली, जैसे आप मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो वो एज ए रिटेल कैटेगरी आप लोग अप्लाई करते हैं, तो उसका जो अलॉटमेंट होता है वो लॉटरी बेसिस पे होता है। तो आप लोगों को ये डाउट होगा मन में कि शेयर होल्डर कैटेगरी से जब भी हम लोग आईपीओ को अप्लाई करते हैं, किसी भी आईपीओ को अप्लाई करते हैं जो शेयर होल्डर कैटेगरी लेकर के आता है, तो उसमें जो अलॉटमेंट है उसका मेथड क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख करके जाइएगा, और समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं शेयर होल्डर कैटेगरी। तो आप लोगों को पता होगा कि जो भी उसके पेरेंट कंपनी होते हैं, जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस अपना आईपीओ लेकर के आया, तो उसमें आपको एक शेयर उसका बजाज हाउसिंग का या बजाज फाइनेंस का या बजाज फिनसर्व का आपके पास जो शेयर हैं वो होने चाहिए थे, तब भी आप शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, जो उसका रिकॉर्ड डेट होता है उसके पहले आपको वहाँ पे बाइंग करना होता है उस शेयर्स को, पर्टिकुलर शेयर्स को जो उसका पेरेंट कंपनी होता है। तब आप उस शेयर्स में जो आईपीओ आते हैं उसके लिए उसके लिए शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल हो पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, द एलोकेशन टू शेयर होल्डर विल बी मेड ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस इन द इवेंट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग का रिटेल कैटेगरी है वो जो है वो लॉटरी बेसिस पे हम लोग को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, रैंडमली किसी को भी मिल गया, आप अप्लाई किए, आपके दोस्त अप्लाई किए, तो हो सकता है कि आपको ना मिले, आपके दोस्त को मिल जाए। ठीक है, तो ये लक के बेसिस पे होता है, और वो जो रैंडमली होता है किसी को भी सिलेक्ट करके वो लोग किसी को भी वहाँ पे जो है अलॉटमेंट है वो कर देते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है वो उस बेसिस पे नहीं होता है, ये जो है प्रोपोर्शनेट की बेसिस पे यहाँ पे अलॉटमेंट जो है इसका होता है। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे आईपीओ जो ओवर सब्सक्राइब हो गया है, अगर आईपीओ 5x यहाँ पे सब्सक्राइब हुआ है, अगर आप 5 लॉट के लिए अप्लाइंग किए हैं तो आपको यहाँ पे मिनिमम 1 लॉट आपको यहाँ पे दिया ही जाएगा सबको। यहाँ पे जो भी 5 लॉट के लिए अप्लाई किए उनको मिनिमम 1 लॉट यहाँ पे उनको जो है अलॉटमेंट मिल ही जाएगा एनी हाउ। ठीक है, if an investor has placed a bid in the shareholder category for an amount exceeding 2 lakh and also in any other category, then the bid will be considered as multiple bid and will गेट रिजेक्टेड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो लिमिट यहाँ पे रखा गया है शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए, वो मैक्सिमम रखा गया है कि आप 2 लाख तक अमाउंट जो होता है वहाँ तक ही आप इसमें बिड जो है प्लेस कर सकते हैं। अगर 2 लाख तक, यहाँ 2 लाख से ऊपर आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है शेयर होल्डर कैटेगरी में, और उसके बाद आप किसी अदर कैटेगरी से आप अप्लाई करने जाओगे, तो आपका जो है एप्लीकेशन वो रिजेक्ट हो जाएगा ड्यू टू मल्टीपल बिड्स एंड विल गेट रिजेक्टेड। ठीक है, तो ये रीजन के थ्रू आपका जो है एप्लीकेशन वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो करना क्या है इसमें, थोड़ा आगे देखते हैं कि क्या है। इफ़ एन इन्वेस्टर बिड इन द शेयर होल्डर कैटेगरी अप टू एन अमाउंट ऑफ 2 लाख एंड ही मे ऑल्सो बिड इन द एम्प्लॉय कैटेगरी। ठीक है, और यहाँ पे 2 लाख, अप टू 2 लाख तक अमाउंट आप इसमें शेयर होल्डर कैटेगरी से अप्लाई किए हैं, एंड ही में ऑल्सो बिड इन द एम्प्लॉय कैटेगरी। अगर आप एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो, एप्लीकेबल हो, तो आप इसमें एम्प्लॉय कैटेगरी से भी अप्लाई किए हो, 2 लाख तक ही आपको वहाँ पे लगाना है। तो आपका जो भी है 2 लाख एंड एनी अदर कैटेगरी। ठीक है, आपको यहाँ पे जो है वो आपका जो है एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, सच बिड विल बी नॉट बी काउंटेड एज मल्टीपल बिड। ये बिड आपका मल्टीपल बिड काउंट नहीं होगा, एंड विल हैव a chance to get allotment in the respective category as per the criteria explained above for each category। ठीक है, आपको इस मेथड से थ्रू लगाना है कि 2 लाख तक जो है आपका जो भी वहाँ पे उसका डेडलाइन होता है, उसका अमाउंट है मैक्सिमम, वहाँ तक आपको प्लेस कर लेना है शेयर होल्डर कैटेगरी से। और आपको जो है किसी कैटेगरी से, अगर आप एम्प्लॉय कैटेगरी से एलिजिबल हो तो एम्प्लॉय कैटेगरी से आप लोग अप्लाई करना है, वो आपका जो है मल्टीपल एप्लीकेशन में काउंट नहीं होगा, वहाँ पे चांसेस जो है आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा दोनों भी अलॉटमेंट का। ठीक है, अब आईपीओ अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या है, जहाँ तक कि आपको पता होगा कि किस बेसिस पे प्रोसेस यहाँ पे अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो क्या है। ठीक है, पहले आपको अप्लाइंग करना था रिसीव एन आईपीओ एप्लीकेशन डेटा फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज एंड एज सुन एज इन द इशू इज कम्प्लीटेड। ये रजिस्ट्रार के बारे में दिया गया। ठीक है, कंपनी का जो रजिस्ट्रार होता है वो कैसे आपका प्रोसेस करता है आईपीओ अलॉटमेंट का, वो उस बेसिस पे दिया गया। ठीक है, पहले आपका एप्लीकेशन जो वो रिसीव करता है किसके थ्रू, स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू। ठीक है, एज सुन एज द इशू इज कम्प्लीटेड, जब आपका इशू कंप्लीट हो जाएगा तब। वेलिडेशन ऑफ आईपीओ एप्लीकेशन दैट डोंट मीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैलिड करता है अगर आपका क्राइटेरिया जो है, जो भी उन लोगों का क्राइटेरिया है उसके थ्रू फुलफिलमेंट करता है, तो आपका एप्लीकेशन जो वैलिड माना जाएगा, अन्यथा आपका इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है,
वैलिडेशन ऑफ IPO एप्लीकेशन डेटा विल बी डिपॉजिटरी एंड बैंक टू आइडेंटिफाई थर्ड पार्टी IPO एप्लीकेशंस। जो है वैलिडेट करता है IPO एप्लीकेशन का डेटा विथ डिपॉजिटरी एंड बैंक के थ्रू और डिपॉजिटरी के थ्रू कि कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन तो यहाँ पे प्लेस नहीं हुआ है, ठीक है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन तो प्लेस नहीं हुआ। रिजेक्शन ऑफ इनवैलिड एप्लीकेशन विथ टेक्निकल एरर, जो भी इनवैलिड एप्लीकेशन होते हैं जो थर्ड पार्टी से थ्रू लगाते हैं, बैंक किसी और का है यहाँ पे और आपका डीमेट अकाउंट है बैंक मम्मी का है, वैसे आप अगर अप्लाई करते हो तो आपका जो वो कैंसिल हो जाता है इनवैलिड एप्लीकेशन के थ्रू एंड और यहाँ पे टेक्निकल एरर्स के साथ वो आपको बता देंगे, ठीक है। रिजेक्शन और कोई टेक्निकल इशू की वजह से आपका जो है मैंडेट नहीं आया हो तो उसके कारण आपका यहाँ पे रिजेक्शन वो आपको सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। वैलिड एप्लीकेशन एट और अबव कट ऑफ प्राइस आर ग्रुप्ड एट द लॉट साइज लेवल टू डिटरमाइन द टोटल डिमांड फॉर शेयर इन ईच कैटेगरी, ठीक है। वैलिड एप्लीकेशन एट और कट ऑफ प्राइस, आपको यहाँ पे पता है कि आप जब भी अप्लाई करते हैं तो आप मैक्सिमम जो कट ऑफ प्राइस होता है उस प्राइस पे आपको यहाँ पे अप्लाइंग करना होता है, ठीक है। नहीं तो मिनिमम प्राइस पे यहाँ पे आपको जल्दी मिलता नहीं है जो है उसका अलॉटमेंट, ठीक है। फाइनलाइज द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इन कंसल्टेशन विथ डिजाइनेटेड एक्सचेंज, जो भी होता है उसका फाइनलाइज होता है उसका अलॉटमेंट का बेसिस और कंसल्ट किया जाता है डिजाइनेटेड एक्सचेंजेस के साथ, ठीक है। और उसका सेंडिंग द अलॉटमेंट एडवाइस विया मेल SMS टू इन्फॉर्म इन्वेस्टर ऑफ द अलॉटमेंट स्टेटस, और जो भी रजिस्ट्रार होते हैं वो आप वहाँ से जाकर के जो भी अलॉटमेंट डेट होता है वहाँ आप रजिस्ट्रार के थ्रू उस रजिस्ट्रार के थ्रू आप लोग वहाँ पे अपना स्टेटस चेक करते हैं थ्रू पैन कार्ड, थ्रू डीमेट अकाउंट नंबर, जो भी आपका जो होता है डिटेल्स उसके थ्रू आप लोग यहाँ पे अलॉटमेंट स्टेटस चेक करते हैं। और क्या करता है कि आपको नोटिफाई करता है, बैंक को नोटिफाई करता है, डिपॉजिटरी नोटिफाई करता है। अगर आपको मिल चुका है अलॉटमेंट तो आप लोगों का जो पैसा है वो अकाउंट से बैंक अकाउंट इज डेबिटेड ऑन द शेड्यूल अलॉटमेंट डेट, जो भी उसका अलॉटमेंट डेट शेड्यूल होता है उस दिन आपका जो है वो आपका पैसा जितना भी IPO का आप अप्लाइंग कर सके हो और जितना लॉट आपको अलॉटमेंट हुआ उस लॉट का जो पैसा आपका वो है वो डेबिट हो जाएगा और जितना अलॉट नहीं हुआ उतना पैसा आपका जो है ऑन होल्ड हो जाएगा, ठीक है। एंड शेयर्स आर क्रेडिटेड टू द इन्वेस्टर डीमेट अकाउंट, और जो भी शेयर आपके अलॉट हुए हैं वो उस दिन अलॉटमेंट डेट के दिन आपके वो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये आपका फुल प्रोसेस था शेयर होल्डर कैटेगरी का, ठीक है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में अच्छे से जान लिया। अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ मुझे समझ में आ गया, यस करके आप लोग कमेंट कर देना। और IPO रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टेलीग्राम का यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया, आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। वहाँ पे फुल्ली डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जितने भी नए IPO आने वाले हैं 2025 में या प्रीवियस जितने भी IPO आए आगे जितने भी IPO आने वाले सबका आप वहाँ पे जो डेटा है वो आप वहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ मैं अपलोड करते रहता हूँ और कुछ भी आपको डाउट हो तो आप यहाँ पे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में नीचे आप कमेंट करके पूछ लेना और जल्दी से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों ने कौन कौन से कैटेगरी से अभी तक अप्लाई किया है एक बार कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बता दीजिएगा कि किन किन लोगों ने शेयर होल्डर कैटेगरी से अप्लाई किया है, पहले कभी अप्लाई किया या नहीं किया है, या पहले कभी आप IPO अप्लाई नहीं किए हो। IPO अप्लाई करने का सही तरीका क्या है आपको इस पर भी आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो बना दूं कि सही तरीके से IPO को कैसे अप्लाई करना है और शेयर होल्डर कैटेगरी से कैसे अप्लाई करना है एंजल वन पे, जेरोदा पे, किसी भी डीमेट पे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नया और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि IPO रिलेटेड जितने भी कंटेंट मैं डालता हूँ वो आप लोग के लिए एक्सेसिबल हो जाए, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।